नमस्कार। आज हम एक ऐसे रिश्ते की परतों को खोलने जा रहे हैं जो दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को एक नया आकार दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान के बीच के सैन्य गठबंधन की। एक ऐसी साझेदारी जो दशकों से पनप रही है और आज पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 36। अब ये सुनने में तो एक मामूली सा आंकड़ा लगता है ना? लेकिन असल में ये दक्षिण एशिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस में आए एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। अच्छा, तो ये 36 का आंकड़ा, इसका मतलब क्या है? चलिए, इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, ये जो 36 का नंबर है ना, ये असल में पाकिस्तान और भारत के बीच हवा में ताकत के एक नए बैलेंस की कहानी कहता है। और ये बैलेंस आया है चीन की वजह से। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को ठीक उतने ही, यानी 36 एडवांस्ड फाइटर जेट्स दिए हैं जितने भारत ने फ्रांस से लिए थे। लेकिन ये जेट्स सिर्फ एक ताज़ा घटना नहीं है। नहीं, ये तो दशकों पुरानी एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है जिसने इस नए संतुलन को जन्म दिया है। तो सवाल ये है कि इसकी नींव आखिर रखी कैसे गई? चलिए समझते हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पाकिस्तान का J-10C जेट्स को अपने बेड़े में शामिल करना असल में भारत के राफेल का सीधा सीधा जवाब है। और तो और, अमेरिकी युद्ध विभाग की एक ताज़ा रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि चीन ने पिछले कुछ सालों में ये 36 जेट्स पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए हैं। अब इन जेट्स की असली ताकत क्या है? वो हैं इनकी मिसाइलें। J-10C PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, चीन ने पाकिस्तान को इन मिसाइलों का एक लंबी दूरी वाला खास वर्जन दिया है। इससे उन्हें लॉन्च एंड लीव जैसी खतरनाक टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की ताकत मिलती है। मतलब पायलट मिसाइल दागने के फौरन बाद वहां से निकल सकता है, जिससे हवा में उनकी मारक क्षमता और सुरक्षा दोनों ही जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती हैं। लेकिन देखिए, ये गठबंधन सिर्फ नए नए हथियारों और आधुनिक हार्डवेयर तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें तो इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। ये एक ऐसी साझेदारी है जिसे अक्सर सदाबहार दोस्ती या ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता है। और इस दोस्ती की गहराई का अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है, 75%। CLOWS पेपर के अनुसार 2015 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने जितने भी हथियार खरीदे हैं, उनमें से लगभग 75% अकेले चीन से आए हैं। सोचिए, ये आंकड़ा चीन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सैन्य भागीदार बना देता। ये साझेदारी रातों रात नहीं बनी। इसके पीछे कई अहम मोड़ हैं। 1963 का सीमा समझौता हुआ, फिर 1965 के युद्ध में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, और 1971 के बाद जब अमेरिका से पाकिस्तान की दूरियां बढ़ने लगीं, तो चीन ही उसके मुख्य हथियार सप्लायर के तौर पर सामने आया। और इन सब के पीछे एक मकसद साफ था, भारत को बैलेंस करना। 1974 का ये कोड उस दौर की पूरी जियोपॉलिटिकल मजबूरी को साफ कर देता है। जब पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका एक भरोसेमंद साथी नहीं है और सोवियत संघ भारत के साथ है, तो उसने एक ऐसे सहयोगी को चुना जिसके हित उसके साथ मेल खाते थे, और वो सहयोगी था चीन। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दशकों पुरानी दोस्ती आज के दौर में किस तरह से गहरी मॉडर्न मिलिट्री फोर्स में तब्दील हो गई है। चलिए देखते। ये टेबल देखिए, ये शानदार तरीके से दिखाती है कि इनकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वक्त के साथ कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड हो गई हैं। सी गार्डियन नेवल एक्सरसाइज इसका बेहतरीन उदाहरण है। हर साल इसमें नए और ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग एलिमेंट्स जोड़े जा रहे हैं, जो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बढ़ते तालमेल का साफ संकेत है। और ये सहयोग सिर्फ मिलिट्री ड्रिल तक ही नहीं है। नहीं, ये दोनों देश मिलकर JF-17 जेट्स जैसे हथियार बना रहे हैं। स्पेस में पाकिस्तान चीन के बेडू सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, और जमीन पर एक फाइबर ऑप्टिक केबल इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को सीधे जोड़ती है। ये तो हर लेवल पर एकीकरण है, जमीन से लेकर आसमान तक। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गहरा गठबंधन अकेले में नहीं चल रहा। ये चीन और भारत के बीच जो एक बड़ा तनाव भरा रिश्ता है, उस बड़ी पहेली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और यह पूरे क्षेत्र की डायनामिक्स को प्रभावित करता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस हाई स्टेक्स यानी ऊंचे दाव वाले गतिरोध पर। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक पेपर की माने तो भले ही हाल में बॉर्डर पर सैनिकों की वापसी से तनाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दोनों बड़ी ताकतों के बीच जो बुनियादी असहमति है, वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। और ये असहमति क्या है, वो इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ है। चीन कहता है कि बॉर्डर के मसले को बाकी रिश्तों से अलग रखकर बात करते हैं। वहीं भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है कि जब तक सरहद पर शांति नहीं होगी, तब तक सामान्य संबंधों की बात ही नहीं हो सकती।
यही वो पेज है जहां मामला अटका हुआ है। ORF की यही रिपोर्ट चीन की स्ट्रैटेजिक सोच पर भी रोशनी डालती है। चीनी विश्लेषकों का मानना है कि बॉर्डर पर तनाव कम करना कोई रियायत या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी चाल है ताकि वो अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान लगा सकें, जैसे कि अमेरिका के साथ उनकी बढ़ती प्रतिद्वंदिता। तो चलिए अब इस पूरी पहेली के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, भविष्य, क्योंकि इस सदाबहार दोस्ती के आसमान पर भी कुछ बादल मंडरा रहे हैं। क्लॉस पेपर के अनुसार इस गठबंधन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था है, तो दूसरी तरफ सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर लगातार हो रहे आतंकी हमले। साथ ही पश्चिम के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करने की पाकिस्तान की कोशिश भी इस साझेदारी के लिए एक इम्तिहान की तरह है। तो भविष्य में ये स्ट्रैटेजिक टिकड़ी, ये ट्रायंगल कैसा दिखेगा? इसका जवाब चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच ताकत, भरोसे और राष्ट्रीय हितों के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समीकरण पर निर्भर करेगा। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां एक तरफ एक चट्टान जैसा मजबूत सैन्य गठबंधन हो और दूसरी तरफ एक तनाव भरा गतिरोध। ऐसे में असली स्थिरता का मतलब क्या है और वो आएगी कैसे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।